रिसेंटली ब्रिक्स का एक समिट हुआ है रियो डी जेनेरो ब्राजील में, जिसमें चाइना, रशिया एंड ईरान के प्रेसिडेंट्स ने शिरकत नहीं की। ये वो फर्स्ट समिट है ब्रिक्स का सिंस 2009 जिसमें चाइना के प्रेसिडेंट ने खुद शमूलियत इख्तियार नहीं की, इंस्टेड उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर्स को भेजा है। ईरान के प्रेसिडेंट भी इसमें मौजूद नहीं थे एंड रशिया के प्रेसिडेंट प्यूटिन भी इसमें मौजूद नहीं थे। प्यूटिन के मौजूद ना होने की हमारे पास एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वजह है और वो ये है कि प्यूटिन इज आईसीसी वांटेड क्रिमिनल एंड क्योंकि ब्राजील आईसीसी का मेंबर है, देयरफॉर अगर प्यूटिन ब्राजील में जाते तो उन्हें वहां पे लॉज के मुताबिक अरेस्ट कर लिया जाता। कौन से ऐसे लॉज हैं, ब्रिक्स में क्या डिस्कस हुआ, ब्रिक्स एक्चुअली में है क्या, इनकी मेंबरशिप टोटल कितनी है? क्योंकि अगर आप नाम देखें BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, तो ये तो 5 दिखते हैं लेकिन एक्चुअली में 10 मेंबर्स हैं और वो कौन से हैं, उन्हें मेंबरशिप कब मिली, ये सब मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो जॉइंट डिक्लेरेशन ब्रिक्स का इस समिट के बाद आया है जिसमें पहलगाम अटैक्स मेंशन है लेकिन पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया गया, जिसमें यूएस को कंडेम किया गया है, इजराइल को कंडेम किया गया है गिवन द ईरान इजराइल वॉर एंड बहुत ही ब्लैटेंटली और आप कह सकते हैं कि एक्सप्लिसिटली पैलेस्टीन इशू को राइज किया गया है इस समिट में, जो कि ऐसे किसी और समिट में राइज नहीं हुआ। और इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस के बारे में जिक्र हुआ है, लेकिन यूक्रेन वॉर पे और रशिया पे मेंबर्स खामोश रहे हैं और रशिया को बिल्कुल भी कंडेमनेशन नहीं मिली फॉर द वॉर दैट इज एंटरिंग इट्स 4th ईयर। ये सब हम डिस्कस करेंगे और इस सब की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी इस वीडियो में, सो बी विद मी टिल एंड। वेलकम टू टास्क द अरीबा शो। सबसे पहले हम ब्रिक्स की हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिक्स एक यूनियन बना था 4 मेंबर्स का 2009 में, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना थे, लेकिन 2010 में इन्हें साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन किया। 2010 में ये एक्चुअली ब्रिक्स बन गया, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड उसके बाद इनकी मेंबरशिप जो है मजीद एक्सपैंड हुए। 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड UAE मेंबर्स बने ब्रिक्स के एंड देन 2025 में इंडोनेशिया को भी इन्होंने इन कर लिया। तो नाउ एट दिस मोमेंट 10 मेंबर्स ब्रिक्स के यूनियन में है एंड इसमें मेजरली ये एक इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें इकोनॉमी और फर्दर आने वाली इकोनॉमिक प्लान्स पे डिस्कशंस होती हैं। 30 कंट्रीज आर ऑन क्यू, मींस कि 30 और कंट्रीज ब्रिक्स की मेंबरशिप लेना चाहती हैं, इसकी कैंडिडेट्स आप कह सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें मेंबरशिप नहीं मिली है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। है तो ये समिट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है प्रॉपरली, इसकी समिट्स होती हैं एनुअल लेवल पे और कौन समिट्स होस्ट करता है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंसी और उनकी प्रेसिडेंसी रोटेट होती है एनुअल लेवल पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से। तो अभी की जो प्रेसिडेंसी है 2025 की, वो ब्राजील होस्ट कर रहा है और रियो डी जेनेरो में इस समिट को भी ब्राजील ने ही होस्ट किया है। जॉइंट डिक्लेरेशन में ब्रिक्स मेंबर्स ने टोटल 6 मेन पॉइंट्स पे बात की है। सबसे पहले यूएस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई है। उन्होंने कंडेम किया है यूएस की यूनिलैटरल टैरिफ्स को। उन्होंने वार्न भी किया है प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज को यूएस की, और उन्होंने कहा है कि दिस इज रिस्किंग द ग्लोबल ट्रेड एंड डिसरप्टिंग द सप्लाई चेन्स एंड हाइटिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड अंडरमाइनिंग द वर्ल्ड्स डेवलपमेंट गोल्स। जब हम ये बात करते हैं कि ब्रिक्स ने ये स्टेटमेंट दी है, तो ब्रिक्स इज a union of 10 developing economies of the world, जिसमें कुछ developed economies भी हैं। रशिया इसका मेंबर है, चाइना इसका मेंबर है, तो दिस इज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो जब इतनी बड़ी चंक ऑफ कंट्रीज प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ऑफ यूएस के अगेंस्ट बात कर रही हैं एंड दे आर कंसर्न्ड अबाउट द चेंजिंग्स एंड टर्मोइल्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी, डिसरप्शंस आ रही हैं सप्लाई चेन में, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है विद द अनसर्टेनिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन ट्रम्प, जो कि एकदम टैरिफ्स लगा देते हैं, एकदम टैरिफ्स हटा देते हैं, एकदम थ्रेट दे देते हैं। और इस ब्रिक्स की समिट और जॉइंट डिक्लेरेशन के बाद भी ट्रम्प ने थ्रेट किया है इन कंट्रीज को, इन 10 कंट्रीज को, कि जो भी कंट्रीज मेरे खिलाफ खड़ा होना चाहती हैं और जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है वो रेडी हो जाए मजीद 10% टैरिफ्स के लिए। एंड इसके अलावा भी कुछ थ्रेट्स आई हैं ट्रम्प की तरफ से। तो ये सबसे पहला बोल्ड एंड करेजियस मूव था ब्रिक्स कंट्रीज की तरफ से। उन्होंने एक्सप्लिसिटली
एक आवाज़ उठाई है अगेंस्ट द प्रोटेक्शनिस्ट एंड अनसर्टन पॉलिसीज ऑफ यूएस। एंड सेकेंडली उन्होंने ईरान इजराइल वॉर को डिस्कस किया है और उसमें उन्होंने एक्सप्लिसिटली कंडेम किया है इसराइल को एंड यूएस को फॉर द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और यूएस को पर्टिकुलरली उन्होंने कहा है कि जो कि एक ग्लोबल चैंपियन है इंटरनेशनल लॉ का, चैंपियन है ह्यूमन राइट्स का, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का, वो एक ऐसी कंट्री पे अटैक कर रहा है और पर्टिकुलरली उन साइट्स पर अटैक कर रहा है जहाँ पे न्यूक्लियर जो रिजर्व्स मौजूद हैं। तो क्या ऐसा कंट्री अपहोल्ड कर रहा है इंटरनेशनल लॉ को, ह्यूमन राइट्स को, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट को? तो इस पे उन्होंने ग्रेव कंसर्न्स शो किए हैं जॉइंट स्टेटमेंट पे और उन्होंने इसराइल और यूएस को एक्सप्लिसिटली कंडेम किया है और वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इसको नाम दी है। थर्डली उन्होंने डिनाउंस किया है गाजा में starvation of people, men, women, children को as a political tool, as a war tool, as a military tool यूज करने पे। उन्होंने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन एड को गाजा के अंदर यूज किया जा रहा है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है फॉर द मिलिट्री पर्पसेस, फॉर द एथनिक क्लिनजिंग पर्पसेस ऑफ द इजराइल, और मिलिट्री इटसेल्फ ह्यूमैनिटेरियन एड को यूज कर रही है। जैसे कि दुनिया की बहुत सारी एड्स, ऑलमोस्ट ऑल दी एड्स जो कि इंटरनेशनल एनजीओज अदर ऑर्गेनाइजेशंस लेके जा रही हैं, उन सबको बैन किया है इसराइल ने गाजा इनक्लेव के अंदर। एंड ओनली गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन दैट इज अ प्राइवेट यूएस ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड विद इन द टेरिटरी ऑफ गाजा। सिर्फ वही ट्रेड जा रही है, सॉरी वही ह्यूमैनिटेरियन एड जा रही है, कोई और एड अलाउड नहीं है इनसाइड। तो दिस इज अगेन अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अगेन अ वॉर क्राइम, अगेन अ पॉलिटाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन एड। एंड इस पे ब्रिक्स मेंबर्स ने एक कॉल आउट किया इस चीज़ को और इसराइल को कंडेम किया है एज वेल एज यूएस को भी कंडेम किया है ताकि ये वॉर क्राइम इसराइल कंटिन्यू ना करे। This is affecting the lives of children, women, and people there, as well as this is affecting the environment there. And साथ ही साथ इन्होंने इसको blatant violation of international law भी कहा है। और जो UNRWA यूएन की एक एजेंसी है फॉर द एड, उसको इन्होंने अप्रिशिएट किया है फॉर हेल्पिंग द पीपल इन द गजा। थर्डली यूनिलैटरल सैंक्शंस यूएस की, उनको भी अपोज किया गया है। मेनली बहुत सारी बातें इस समिट में और जॉइंट डिक्लेरेशन में यूएस के अगेंस्ट हुई है। मींस कि पूरा का पूरा जो पेपर है वो अगेंस्ट यूएस एजेंडा पे है। तो हम देख रहे हैं कि साउथ से बार बार अगेंस्ट यूएस, अगेंस्ट वेस्ट आवाज़ें आ रही हैं और एक अलायंस बन रहा है जो कि वेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है। यूनिलैटरल सैंक्शंस, यूनिलैटरल कोअर्सिव मेजर्स ऑफ यूएस, इकोनॉमिक सैंक्शंस के खिलाफ आवाज़ उठाई है ब्रिक्स मेंबर्स ने और कहा है कि ये वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की और ह्यूमन राइट्स को ये चीज़ें हार्म कर रही हैं, क्योंकि यूएस के जो सैंक्शंस हैं उनके लॉन्ग स्टैंडिंग टारगेट्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज साइडलाइन हो गई हैं। बहुत सारे इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट रीजन्स जो हैं इस एरिया के वो साइडलाइन हो गए हैं। और पर्टिकुलर जो रशिया पे सैंक्शंस लगी आ रही हैं यूएस की सिंस 2022 इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, तो तब से लेके अभी तक सिर्फ इसका खमियाजा रशिया नहीं भुगत रहा बल्कि पूरा यूरोप भुगत रहा है, क्योंकि यूरोप is striving for gas, for natural resources, for petroleum and अदर थिंग्स, जिसपे एक ह्यूज डिपेंडेंसी थी यूरोप के रशिया के ऊपर। तो ये सैंक्शंस ना सिर्फ यूरोप को अफेक्ट कर रही हैं, रशिया को अफेक्ट कर रही हैं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई चेन अफेक्ट हो रही है इससे। तो ये एक यूनिलैटरल सैंक्शन है विदाउट द अप्रूवल, विदाउट द कंसेंट ऑफ मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इस पे यूएस को कंडेम किया है सिर्फ रशिया ने नहीं बल्कि सारे ब्रिक्स मेंबर्स ने। इंडिया इज मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो ऐसा कैसे ना होता कि पालगाम अटैक्स पे डिस्कशन ना होती। पालगाम अटैक्स पे डिस्कशन हुई है और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह बिल्कुल इस ऑर्गेनाइजेशन या इस यूनियन ने भी इसको टेररिज्म की तरफ डायरेक्शन दी है और टेररिज्म को अपोज किया है, टेररिज्म को कंडेम किया है, जीरो टॉलरेंस शो की है टेररिज्म पे। लेकिन
विदाउट नेमिंग पाकिस्तान। तो बिल्कुल जिस तरह मैं अपनी पहली वीडियोस में जिक्र करती आ रही हूँ कि इंडिया का मैंडेट अभी तक किसी ने बाई नहीं किया और पहलगाम अटैक पे बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और कोई भी एक फाइनल अप्रूवल नहीं आया कि पाकिस्तान ने ये अटैक बैक किया, ये क्या या स्पॉन्सर किया है। तो पहलगाम अटैक्स में अगेन पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं किया गया इस यूनियन के जॉइंट डिक्लेरेशन में भी। उसके बाद यूक्रेनियन वॉर पे भी इसमें डिस्कशन हुई है, लेकिन यहाँ पे अदर साइड ऑफ द स्टोरी डिस्कस हुए, यानी कि यूक्रेन के जो अटैक्स हैं रशियन सॉइल पे, जो रिसेंटली कुछ यूक्रेनियन स्ट्राइक्स हुई हैं रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर में मई में और जून में, उनको कंडेम किया है, सिविलियन कैजुअलिटीज़ पे बात हुई है। और जो ब्रिक्स मेंबर्स हैं उन्होंने अपोज किया है यूक्रेनियन अटैक्स ऑन द रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन रशिया की जितनी भी ब्लैटेंट वायलेशंस इंटरनेशनल लॉ की, जितने भी उन्होंने हार्म किया है पीपल ऑन द अदर साइड इन द यूक्रेन, उस सबको कंडेम नहीं किया गया जॉइंट डिक्लेरेशन में। तो बेसिकली जो रशिया की साइड ऑफ द स्टोरी है उसको बाय किया है ब्रिक्स मेंबर्स ने और सस्टेनेबल पीस सेटलमेंट की बात की है इन द वेरी एंड। तो ये मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए, जो 6 मेन इंपॉर्टेंट ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इस ब्रिक्स की जॉइंट डिक्लेरेशन में डिस्कस हुई हैं और उस पर ब्रिक्स मेंबर्स ने अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टिल दिस वेरी एंड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।